रिश्ता तय हो गया, चलो ठीक है। मीनवाइल उस लड़के की इंजीनियरिंग में जॉब लग जाती है। अब इंजीनियरिंग में जॉब लग गई उसकी, तो उसकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये हो गई। उन्होंने अपनी डिमांड्स डबल कर दी। वो उस फादर ने उस कंप्लेंट में लिखा हुआ रियल केस है, उसमें डिमांड्स डबल कर दी, 20 लाख रुपए की शादी और एक कार चाहिए। 95 to 98% केस जो आ रहे हैं उसमें लड़कों को फंसाया जाता है और उनको फटाफट बेल भी मिल जाती है। यस, आई गॉट योर पॉइंट। इसमें मैम लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट 2012 में आई। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट नहीं है कोई। नमस्कार, आज का मेरा टॉपिक है दहेज, डाउरी, एक हकीकत, एक फसाना। डाउरी, दहेज एक ऐसी प्रथा है इंडियन सोसाइटी में, तो सही माने में तो किसी को समझ में ही नहीं आई। ऐसे माना जाता है कि शादी के वक्त लड़की वाले रुपए, कैश, प्रॉपर्टी, कुछ उपयोगी सामान लड़के को देते हैं ताकि लड़की के माँ बाप को लगे कि लड़की फाइनेंशियल सपोर्टेड है और लड़के वाले लड़की का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखेंगे। पर जब दोनों की शादी रजामंदी से होती है तो डाउरी का सवाल कहाँ उठता है। संपन्न परिवार में जब भी बेटी पैदा होती है तो उसके माँ बाप उसके खुशी में पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से उसको विदा कर सकें। गाना है ना, खुशी खुशी कर दो विदा ताकि रानी बेटी राज करेगी। पर देखा गया है लो मिडिल क्लास में डिमांड कई जगह बहुत होती है। इस वजह से सब लड़का चाहते हैं कि लड़का ही पैदा हो। कई स्टेट्स में तो ये देखा गया है कि लड़कों की संख्या ज़्यादा हो रही है और लड़कियों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि उनको जब पैदा होते हैं या तो उनको कोख में ही मार दिया जाता है। और यहाँ तक कि नौबत आ गई है कि लड़कियों की इतनी कमी हो गई है कि लड़कों वालों को अब लड़कियाँ को पैसे देके लाया जाता है और इसको एक टर्म दिया गया है ब्राइड प्राइस। कई जाति में तो एक रकम जिसको मेहर कहते हैं वो डोअर तय कर देता है ताकि वो शादी के वक्त लड़की को के हिस्से में वो चली जाती है। इनहेरिटेंस, पहले प्रॉपर्टी पैसा लड़के को जाता था, पर आजकल समान अधिकार है, तो इसीलिए ये डाउरी का कहीं उठता ही नहीं है मुद्दा, क्योंकि आजकल सब चीज़ बराबर हो रही है। पहले माँ बाप लड़की को देके अपनी भरपाई कर देते थे। डाउरी ब्रिटिश राज में शुरू हुआ। वो एक ऐसा सिस्टम है जब पेरेंट्स फ़ी या गिफ्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें लड़कों को दिया जाता था। डाउरी को सोशल ईवल जब माना जाए जब ज़बरदस्ती से डिमांड की जाए रुपये पैसे की लड़की वालों से। लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये क्या स्लोगन तो पहले ये रखो ना, न दहेज लें न दहेज दें, और वो भी सब जाति समान समाज वर्ग के सब लोगों में लागू होना चाहिए। ये कड़ा प्रावधान बनना चाहिए। लो मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा ये लोग इससे फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास पैसे की तंगी होती है। लेन देना सबको उनको बहुत भारी पड़ता है। बेटी को दे रहे हैं तो खुशी खुशी दो, दबाव में मत दो, और अपनी जेब पे ध्यान रख के ये आपको बात करनी चाहिए कि आपके पास कितना है और आप कितना दे सकते हो। हाल ही में मेघालय गई थी, वहाँ तो प्रथा ही उल्टी है। लड़का शादी करके लड़की के घर आता है और लड़की के माँ बाप सब अपना जो रुपया पैसा या प्रॉपर्टी होती है वो लड़की के नाम करते हैं। तो वहाँ तो दहेज की प्रथा का होता ही नहीं है, वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है दहेज प्रथा का। नागालैंड में भी यही है कि वहाँ भी दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं चलती है। चलो, आज एडवोकेट पवन बसोया को बुलाया है। He is practicing in Delhi High Court, District Court and Session Court of Delhi. He has been practicing for the last 9 to 10 years. He specializes in criminal law and he has his chamber at Saket Court Complex. He will give insight into dowry system and what is going on in the present time. आज हमारे बीच में एडवोकेट पवन बसोया हैं जो कि आपको लीगली सब कुछ बताएंगे कि डाउरी में कैसे लड़की वाले बचा सकते हैं, कैसे लड़के वाले बच सकते हैं और कैसे वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वेलकम टू माय शो पवन जी। थैंक यू। और आप अब लीगल टर्म पे सब आप कुछ को बताना है।
तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके ये है कि डाउरी मतलब दहेज, आप लीगल टर्म पे समझाइए कि क्या होता है। लीगल टर्म्स में मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ ये है क्या। इन द लीगल टर्म्स लॉ डिफाइंस डाउरी एज एनी प्रॉपर्टी और अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीव्ड टू बी गिवन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम्स फैमिली विच पुट्स द डायरेक्टली बर्डन ऑन द पॉकेट ऑफ द ब्राइड्स फादर। ये इंग्लिश में है और इसकी हिंदी मीनिंग अगर हम जाए, दुल्हन परिवार की तरफ से दूल्हे परिवार को वो सब चीज़ें देना जैसे कि कैश, ज्वेलरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एसी, टीवी, फ्रिज एटसेट्रा, वो सब चीज़ें डाउरी के अंडर आती है। बट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो डाउरी की परिभाषा ये है। अब मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड उसके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे 1961 से चालू हुआ, उनके उस टाइम से लेके अब तक क्या चेंजेस आ गए हैं उसमें। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, हमें ये समझना होगा कि ये एक्ट लाया किस लिए गया है। पहले देखो, अगर हम अपनी भारतीय संस्कृति में पहले जाएं, इंडिपेंडेंस से पहले, तो उस वक्त क्या होता था कि एक कन्यादान की प्रथा थी कि बेटी की शादी होती थी तो उसे कन्यादान के रूप में उसको विदा कर दिया जाता था और 4 कपड़े, मिठाइयाँ, फल फ्रूट्स और कुछ बर्तन देके उसे विदा कर देते थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद दहेज दान आया कन्यादान के साथ। दहेज दान में उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इंडिपेंडेंस के बाद लोगों के पास ज़मीनें आ गई, उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ मिल गई और हक मिल गया, अपना आज़ादी मिल गई। तो एक बाप ये सोचता था कि यार अपनी बेटी की शादी में मैं जितना अच्छा हो सकता है उतना करूँगा। तो वो कभी उस वक्त पैसे तो होते नहीं थे, तो लैंड दे दी, उसके नाम पे ज़मीन दे दी या कोई कारोबार खोल के दे दिया उसे। तो वो दहेज दान के रूप में जाने लगा कि कन्यादान के साथ साथ दहेज दान चला। ये उन बुजुर्गों ने नारी जाति के ऊपर सबसे बड़ा अन्याय किया। दहेज दान उन्होंने कन्यादान के साथ साथ दहेज दान ले आए। दहेज दान को जब सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिया, वो डाउरी सिस्टम में आ गया। अब डाउरी सिस्टम में आगे आगे जाके लोगों की डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली गई कि यार मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पढ़ रहा है, अच्छी जॉब लग गया है, तो इसको तो दहेज ज़्यादा मिलना चाहिए। वो डाउरी सिस्टम फिर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, डेवलप्ड हो गया एक तरीके से। आज भी सोसाइटी में वो इतना स्टैंड करता है कि रेट कार्ड्स है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इनमें रेट कार्ड्स है। अपर क्लास तो कॉर्पोरेट्स की तरह डील्स करते हैं, बैठते हैं कि इतना बिजनेस शेयर मेरे तू इतने अकाउंट में डाल दे या फिर ये बिजनेस आप सेटल करके दे दो, एंड वी बोथ आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट की तरह ले लेते हैं। और मिडिल क्लास में आ जाओ, उसमें ये हंसी की बात भी है, एंड इट्स अ ब्लैक होल ऑन अ मैरिज विच इज पुटिंग अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द लाइफ एंड द पॉकेट ऑफ ब्राइड्स फादर। वो कैसे हैं? मिडिल क्लास को देखो आप, एक शादी होती है, उसमें देखा जाता है कि लड़का क्या कर रहा है। लड़का अगर देखा जाए तो लड़के की अभी जॉब नहीं लगी है उसकी उसने अभी अच्छी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, जॉब नहीं लगी, तो उसका रेट कार्ड क्या है? 10 लाख रुपए की शादी होगी और एक बाइक खड़ी होगी। अब आ जाओ नीचे थोड़ा सा, उससे थोड़ा ऊपर आओ, सॉरी, उससे ऊपर क्या है कि अगर उसकी प्राइवेट जॉब लग जाती है, वो कमा रहा है 30-35 हज़ार रुपये, तो 30-35 हज़ार रुपये का लगा रहा है, तो वो रेट कार्ड डबल हो गया। 10 से 20 लाख की शादी होगी और एक छोटी कार खड़ी होगी। अब देखो, खुदा ना खास्ता उसकी सरकारी जॉब लग गई तो वो तो मुंह मांगी डिमांड मांगेंगे वो। अब तो उनका राइट हो गया, जो बचपन से पैदा होते ही उसको मिल गया अब एक तरीके से कि भी इसकी तो सरकारी नौकरी लग गई, हमने बच्चा कामयाब कर दिया, इसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है दहेज लेना। तो उसकी 50 लाख की शादी, एक बड़ी गाड़ी खड़ी होगी, और कहीं ना कहीं अगर उसकी शादी के बीच में इन बिटवीन उसकी कोई सिविल सर्विसेज में जॉब लग जाती है, वो डॉक्टर बन जाता है, तो फिर एक बाप को ना अपना घर, अपनी किडनी, लिवर सब कुछ बेचना पड़ेगा। इन सब चीज को रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया कि यार देख रहे हैं हम कि काफ़ी लोगों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तहस नहस हो रहे हैं, और केसेस आ रहे हैं, डाउरी डिमांड्स में लड़कियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और लोगों की सोच इस तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है कि यार वो खुद, उसको बच्चा पैदा हो गया, अगर लड़की पैदा हुई तो वो खुश नहीं है, क्योंकि वो उस बात से नहीं नाराज है कि आज मेरे घर में बेटी पैदा, वो उस बात से नाराज है कि 20 साल बाद मुझे इसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा। वहाँ बेटा हुआ तो वो खुश है कि यार दहेज आएगा। इस प्रथा को
इस जो परिवार टूट रहे हैं इन सबको डाउरी सिस्टम को रोकने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ये कानून देश में आया, जिससे कि डाउरी लेना देना, दहेज देना या फिर उसकी डिमांड करना एक दंडनीय अपराध है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें 5 साल तक की सजा है। अगर आप उसकी सिर्फ डिमांड भी कर रहे हो, आपको वो मिला नहीं है और ये प्रूव हो जाता है कि आपने डिमांड की है, तो आपको 5 साल तक की सजा है। सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये 2 सेक्शन इस पूरे एक्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। इनके तहत आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिलीफ व्हाट यू वांट, दैट इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। और अब इसमें चेंजेस क्या हुए हैं, जैसे मैम ने कहा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में दोबारा से कुछ चेंजेस हुए हैं, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। एक छोटा सा बस खाली ये आया है कि अब आपको ना मेंटेनेंस के टाइम पे आपको लिस्ट बना के देनी पड़ेगी ब्राइड को, ग्रूम को, कि हमें या तो ये मिला है या हमने ये दिया है, वो पूरी लिस्ट देनी पड़ेगी। और नथिंग, कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज सेम है आज भी डाउरी प्रोहिबिशन है। इसीलिए कि दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, ये धब्बा है, अभिशाप है, इसको खत्म किया जाए, घर के परिवार ना टूटे देश के, इसीलिए ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लागू किया गया। पर मैंने कहीं पे पढ़ा कि 1985 में मतलब थोड़े से चेंजेस लाए हैं या 2005 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स, पर चेंजेस लाए हैं कि एज अ डाउरी एज अ प्रेजेंट्स मतलब एक्सेप्टेबल है। इफ यू आर गिविंग एज अ प्रेजेंट्स टू द गर्ल फैमिली, टू द बॉय फैमिली, इट इज एक्सेप्टेबल। तो मतलब थोड़ा सा तो फर्क लाया गया है। यस, प्रेजेंट मींस गिफ्ट्स। देखो गिफ्ट्स हम आज भी अगर किसी को दे रहे हैं, वो मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ गिफ्ट, तो उस पे कोई गुनाह नहीं है, आप एक्सेप्ट करो। बट उसकी बेचारे की औकात ही 10 लाख रुपए की है और 20 लाख रुपए तक के वो प्रेजेंट वहां दे रहा है, इससे तो साफ साबित हो जाएगा कि ऐसा जो वो प्रेजेंट नहीं है। उसके पॉकेट के ऊपर बर्डन आया, प्रेशर आया, उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस तरीके की हरासमेंट हुई है, अपने घर जमीन बेच के वो आया है। वो प्रेजेंट इज डिफरेंट एंड डाउरी इज डिफरेंट। प्रेजेंट राजी राजी खुशी खुशी दिया जाता है, उसी का डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो उसमें आया है। देखो स्त्री धन इज डिफरेंट एंड डाउरी, दहेज इज डिफरेंट। अपनी बच्ची को भाई, जब मैंने अपनी बेटी की शादी में उसको गहने दिए, साड़ी दी, प्रेजेंट्स है, वो वही तो पहनेगी या वो लड़का पक्ष पहनेगा? लड़के पक्ष को गाड़ी मिली, टीवी, एसी, फ्रिज, डाउरी में आ गया। वो कैश मिला, वो डाउरी में आ गया। ये है डिफरेंशिएट उसका। सो मेरा आपसे ना तीसरा सवाल ये है कि डाउरी का तो यही मतलब होता है हमेशा कि भाई लड़के वाले को लड़की वालों की तरफ से बहुत मिलता है, पर अगर डिमांड वाकई में रियल है तो लड़की वाले पक्ष और लड़की वाले अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और कोर्ट को अप्रोच करके अपने सेफ गार्ड कैसे कर सकते हैं? जी, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर डिमांड्स रियल है तो लड़की वाले कैसे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। मैं एक छोटे से केस से मैं सारी चीज़ में रेमेडीज भी आ जाएंगी, इसमें वो कैसे उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया है वो भी आ जाएगा, और जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर भी फुलफिल हो जाएगा। एक रिश्ता हुआ था, एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास, वो कंप्लेंट हमने, बहुत बड़ी कंप्लेंट थी, वो पढ़ी, 8 से 10 पेज की कंप्लेंट थी। उसमें एक फादर ने ना पूरी डिटेल्ड बता रखा था कि उसने अपनी बच्ची की शादी, रिश्ता कहीं और तय किया और रिश्ता तय हो गया। वो बच्चे ने इंजीनियरिंग कर रखी थी, इंजीनियरिंग उसने की हुई थी, उस टाइम पे रिश्ता तय हो गया, 10 लाख रुपए की शादी होगी, रिश्ता तय हो गया, चलो ठीक है। मीनवाइल उस लड़के की इंजीनियरिंग में जॉब लग जाती है। अब इंजीनियरिंग में जॉब लग गई उसकी, तो उसकी सैलरी 40-50 हज़ार रुपये हो गई। उन्होंने अपनी डिमांड्स डबल कर दी। वो उस फादर ने, उस कंप्लेंट में लिखा हुआ रियल केस है, उसमें डिमांड्स डबल कर दी, 20 लाख रुपए की शादी और एक कार चाहिए। और वो कब बता रहे हैं? 1 महीने पहले। फादर ने कहा मैं तो सारी अरेंजमेंट्स कर चुका हूँ, मैं क्या करूँ अब? तो उस फादर ने क्या किया, ठीक है अभी मेरे को अपनी बच्ची का घर तो बसाना ही है, शादी तो करनी है, अरेंजमेंट्स हो चुकी है, तो उन्होंने अपनी गाँव की ज़मीन बेच दी और उसी टाइम, उसी पीरियड के टाइम पे उसके अकाउंट में पैसा आया, 15 लाख रुपीस आए। तो उसने 20 लाख रुपए की शादी और एक नॉर्मल गाड़ी जैसे मारुति स्विफ्ट या मारुति ऑल्टो टाइप्स खड़ी कर दी वहाँ पे शादी में, टेंट में, एंड उसने सारे बिल्स प्रिपेयर कर रखे थे उस वक्त। पर बच्ची को ये हरासमेंट हो रही थी कि यार अभी से दहेज मांगा जा रहा है तो आगे जाके क्या होगा। उसको तो घर बसाना था, क्योंकि फादर उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे कि आजकल सोशली जो चल रहा है ना, ये यही चल रहा है कि हमें दहेज देना ही पड़ता है। वो मेंटली प्रिपेयर्ड था उस चीज़ के लिए। पर जब शादी हो गई, शादी होने के बाद वो वहाँ गई, तो
उसने बहुत टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर झेला वहाँ पर। उसकी ननंद या उसकी मदर, हस्बैंड की, वो टॉर्चर करते थे। वो कहते थे क्या दिया है तुमने शादी में, ये वो, हमारे बच्चे की तो 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी हो गई है, इंजीनियरिंग जॉब नहीं लगती ना, उस वक्त अगर जॉब लग गई होती तेरे से रिश्ता नहीं करते, ये टॉर्चर करने लग गए। उससे बात ही नहीं करते थे वो लोग। वो अपने फादर को बताती थी, फादर कहते थे बेटा कोई बात नहीं, कोऑपरेट कर लो थोड़ा, कुछ नहीं। तो एक दिन ऐसा आया, वो किचन में थी, किचन में कुछ पानी गर्म कर रही थी या कर रही थी, तो पीछे से उसकी ननंद या सासू कोई आई, उन्होंने हाथ उसमें पानी में डाल दिया, गर्म पानी में, और वो यहाँ से पूरा जल गया। उसके फादर ने, तब जब उसने अपने फादर से कंप्लेंट की, तब फादर ने एक्शन किया। फादर ने बोला बेटा तू आ जा, क्योंकि बेटी ने कहा था पापा अब मैं मर जाऊंगी तब मुझे लेने आओगे। तो फादर ने एक लीगल एडवाइस ली। लीगल एडवाइस में एक सबसे पहले उन्होंने MLC, ये नोट करना, MLC मेडिकल, वो उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजा गया लड़की को, वहां पे उसने MLC कराई। MLC में ये लिखवाया कि असॉल्टेड बाय द हस्बैंड एंड हस्बैंड्स फैमिली। उसमें फिर बर्न आया, सारी चीजें आ गई, एंड डिमांडेड फॉर डाउरी, उसमें वो आ गया। एक तो उनके पास वो एविडेंस हो गया, सेकंड उसने उसकी फोटो खींच ली थी, वो एविडेंस हो गया, थर्ड फादर ने सारे बिल्स, जो जो बिल्स थे उसने जो जो दिया था, ये हमें प्रूव करना होता है कोर्ट में। डाउरी का केस है 498, एक क्रुएलिटी हुई उसके ऊपर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 4 लगा, वो लगा। ये प्रूव करने के लिए उसने 4 विटनेसेस, MLC और बिल्स और फोटोज जो उसको जलाया गया था, वो कोर्ट में उसने एक स्ट्रॉन्ग केस बना के डाल दिया। चलो वो केस चला गया। अब केस में उन सबको जेल हो गई थी उस टाइम पे, पुराना केस है आज से 8-9 साल पहले, तो उसे जेल हो गई। जेल होने के बाद भी लड़की घर पे, अब लड़की अपने फादर के ऊपर बर्डन कैसे बन सकती है? देयर इज अनदर सेक्शन जो उसको 125 CRPC, वो उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। अगर हस्बैंड लेविशिंग लाइफ जी रहा है, वो 20 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है, तो आपको भी वो अपने जैसा ही स्टेटस देगा। तो 40-50 हज़ार रुपए उसका मेंटेनेंस बंदा। मेंटेनेंस के साइड अगर उसे रेजिडेंशियल राइट चाहिए, तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का उसको राइट देता है कि उसको घर से कोई नहीं निकाल सकता मैट्रिमोनियल हाउस से, वो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। तो 3 चीजें हो गई, एक तो 498 है, डाउरी का केस आप कोर्ट में लगा सकते हो, सेकंड मेंटेनेंस, और डीवी में आप डोमेस्टिक वायलेंस एंड उसके ऊपर केस कर सकते हो, एंड यू विल गेट व्हाट द रिलीफ यू वांट। ठीक है। आप वकील साहब इतने सालों से कोर्ट में काम कर रहे हैं और आप इतनी केस स्टडी करी हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बॉयज़ की फैमिली को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, उनको ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। Yes. कुछ ऐसा केस सामने Yes. आया है? Yes. क्योंकि मैंने पढ़ा कि 95 to 98% केस जो आ रहे हैं उसमें लड़कों को फंसाया जाता है और उनको फटाफट बेल भी मिल जाती है। यस, आई गॉट योर पॉइंट। इसमें मैम लैंडमार्क जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट 2012 में आई। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट नहीं है कोई भी। उन्होंने उस केस में क्या हुआ था, ये अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। अर्नेश कुमार की फैमिली बिहार में है और वो भी वहीं पे। उसकी वाइफ ने एलिगेशंस लगाए थे कि ससुर ने और सास ने डिमांड करी 8 लाख रुपए कैश की, एक गाड़ी की और ज्वेलरी की। जब उसने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो हस्बैंड ने कहा कि मेरे मदर फादर सही कह रहे हैं एंड तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगा और मैं शादी दूसरी कर लूंगा। तो वाइफ ने फिर सीधा एक कंप्लेंट फाइल करी एलिगेशंस में, जिसमें उसके ऊपर क्रुएलिटी हुई, उससे दहेज मांगा गया। 498A और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का केस दर्ज हो गया। अब हस्बैंड भागा फिर रहा है, उसके खिलाफ तो FIR हो गई, माँ बाप भी भागे फिर रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है अरेस्ट करने के लिए। क्या करें, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है 498A और डाउरी। उन्होंने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? बाहर के बाहर बेल हो जाना, कि जेल ना जाना पड़े, कि मैं केस भुगत लूंगा पर मुझे जेल ना जाना पड़े। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पुलिस को तो अरेस्ट करना था, वो भागा फिर रहा। तो उन्होंने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई। सेशन कोर्ट में उसकी एंटीसिपेटरी बेल हो गई डिसमिस। अब वो बेचारा क्या करे, अगेन ही वेंट फॉर अ लीगल एडवाइस। उसने फिर हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई एंड दैट बेल वाज आल्सो डिसमिस्ड। वो चीखता चिल्लाता मर गया कि यार मैं बेगुनाह, मैंने कुछ नहीं किया। 2 जगह से बेल डिसमिस होगी। उसने एपेक्स कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये एनालाइज किया, ये देखा कि यार 498 क्रुएलिटी और डाउरी के केसेस आजकल कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं। तो उसने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से डेटा मंगवाया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। डेटा में बताओ कितने केसेस चल रहे हैं। तो केसेस का जो निकला आज की डेट में, 2012 में 4 लाख केसेस पेंडिंग थे। 4 लाख में से 2 लाख केसेस में अरेस्ट हुआ है। और अरेस्ट में मैं आपको बता दूं, 2 लाख केसेस में जो अरेस्ट हुए उसमें सुप्रीम कोर्ट वाज शॉक्ड कि यार 2 लाख में से 50,000 तो औरतें हैं। कंप्लेनेंट कौन है? एक औरत,
और अरेस्ट कौन हो रहा है? और उन्होंने देखा ये है कौन? ग्रैंड मदर ऑफ हस्बैंड, मदर ऑफ हस्बैंड, सिस्टर ऑफ हस्बैंड, उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। ग्रैंड मदर 80 साल की है, वो उठ नहीं सकती बेड पे से। सुप्रीम कोर्ट ने फिर देखा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। फिर देखा 50,000 कौन है 2 लाख में से? वो ग्रैंड फादर ऑफ हस्बैंड, ब्रदर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड हिमसेल्फ, और ब्रदर वर्किंग अब्रॉड, ही इज ऑल्सो बीइंग अरेस्टेड। वो यहां घर आता जाता है नहीं, पुलिस ने नॉन अवेलेबल वारंट निकाल रखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया उसमें, सेक्शन 498 एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट is being used as a weapon rather than a shield by the disgruntled wives। इसका हिंदी अनुवाद यह है, असंतुष्ट पत्नियों द्वारा 498A और डाउरी प्रोहिबिशन सेक्शन 12 को एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है, जबकि हमने वो सेक्शन बनाए थे कि इनको प्रोटेक्शन मिले। तो फिर उन्होंने 4 लाख केसेस का एक संज्ञान लिया। 4 लाख में से 3,20,000 केसेस में एक्विटल हो गया है, बरी हो गए हैं। तो उन्होंने एक वर्जन दिया कि 90% 90 to 95% केसेस फॉल्स हैं, और आज की डेट में जो 70,000 केसेस पेंडिंग है उनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो उन्होंने अपनी जजमेंट में कहा देयर इज नो नीड टू वरी, डरने की जरूरत नहीं है हस्बैंड और उसकी फैमिली को। अगर वो ठीक है अपनी जगह, दे कैन गो एंड ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। 41A का नोटिस आईओ देगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, रीजन बताओ, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपने किया है, मारा पीटा है, तो भी आप तो जाओगे। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनको बताओ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट है, आप इसके अकॉर्डिंग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 7 साल या 7 साल से नीचे तक की सजा है ना, तो आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव द रीजन। ये जजमेंट आप याद रखें जो मैंने बताई है, ये दिस जजमेंट विल प्रोटेक्ट दोज हस्बैंड जो फॉल्स केसेस में इन्वॉल्व है। एडवोकेट सर जी, शादी हो गई और मतलब अच्छी तरह से अब लाइफ कैसे वो लोग गुजारें, अपनी वो जो भी उनका लेन देन है वो सब भूल भाल के, कि भाई डिमांड्स थी और ये थी, वो पीछे छोड़ के अपनी एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं वो लोग? जी, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे करेंगे कि एक परिवार को टूटने से कैसे बचाया जाए, उनकी ईगो को, जो भी डिमांड्स है उनको साइड में रख के कैसे एक हैप्पीली परिवार आगे लाइफ गुजार सके। देखो, सबसे पहले उन्हें ना रिलेशन का मतलब समझाओ कि देखो, शादी एक लड़का लड़की की नहीं हुई है, 2 परिवारों की, 2 कुटुंब की रिश्ते जुड़े हैं, जिनमें 500 लोग आपकी साइड से, 500 लोग आपकी साइड से आए हुए हैं। और उनको समझाओ कि जैसे लड़की के माँ बाप उस घर में माँ बाप हैं, ऐसे ही इस घर में जो हस्बैंड के माँ बाप है वो उसके भी माँ बाप है। जैसे वो उनकी माँ रिस्पेक्ट करती है, ऐसी उनको यहाँ इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ना कि ये कि अपने माँ बाप से अनबन होती थी तो क्या वो उनसे अलग होने की सोचती थी? नहीं सोचती थी। तो ऐसे ही हस्बैंड के घर में आए हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। एकदम से आप नई जगह आए हो, नहीं आप वहाँ पे मैनेज कर पा रहे हो, कोई नहीं, थोड़ा टाइम दो, समझो उनको, मम्मी पापा कह के इस तरीके से बातें करो उनसे। और दूसरी चीज़, कॉन्सिक्वेंसेस, उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर बताओ। अगर आपके बीच में झगड़ा हो गया, आपने एक बेस्ट एफर्ट्स कर दिए आपने और नहीं कोई हल निकल रहा, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताओ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आपके नाम के आगे अगर कल को आपका डाइवोर्स हो गया तो नाम के आगे डाइवोर्सी लग जाएगा। डाइवोर्सी, हस्बैंड डाइवोर्सी है, वाइफ डाइवोर्सी है, तो वो डाइवोर्सी वर्ड अच्छा नहीं है। अगर आप कल को ये सोच रहे हो मैं दूसरी जगह शादी करके वहां पर जाकर सेटल्ड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो वो भी गलत सोच है आपकी, बिकॉज वहां पर आपके नाम के आगे हमेशा डाइवोर्सी ही रहेगा। वो कहेंगे अब उस घर में ठीक नहीं रह पाई तो इस घर में कैसे रह लेगी। आपके पास जो पहला घर है, आप जो न्यूली वेड हो, आप फर्स्ट हैंड ही रहो ना, क्यों हमें सेकंड हैंड बनना है? एक नई गाड़ी है, नई की तो नई की तरह ही होगी वैल्यू, सेकंड हैंड तो सेकंड हैंड होता है। वो नाम के आगे उसे जुड़ने मत दो, मैनेज करो, बात करो। जैसे आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, ऐसे ही अपने हस्बैंड के माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। मतभेद किस में नहीं होते? सब में मतभेद होते हैं। क्या हम वहां से उसे छोड़ के चले जाते हैं? क्या भाई बहन में कभी लड़ाई नहीं हुई? क्या मदर ने अपनी बेटी में कभी थप्पड़ नहीं मारा? क्या हस्बैंड में उसके फादर ने नहीं मारा? क्या अनबन हो जाती थी, घर छोड़ के चले जाते थे? नहीं, क्योंकि उस वक्त उनको उस रिलेशन की वैल्यू पता है, रिस्पेक्ट पता है कि मेरे ये मदर फादर है। ऐसे ही उस जो दूसरे घर से आई है, उस घर की सास का ये फर्ज बनता है कि इसको मैं बेटी की तरह रखूं, और उस घर में आई हुई बहू का ये फर्ज बनता है कि ये मेरी मदर है। मेरे माँ बाप ने इतना बचपन से मुझे पाला पोसा और इतनी धूमधाम से शादी करी, तो अब मेरा फर्ज बनता है, मैं जो उन्होंने मेरे लिए कोई चुना है तो मैं उसको निभा के दिखाऊं। एक टाइम आता है एंड में जाके, एक तो रॉन्ग फीडिंग से बचे, नेगेटिव फीडिंग से बचे, जो आपके कान भरते हैं। वहां से कोई फ्रेंड ने ये कह दिया तू झुक कैसे गई या तू झुक कैसे गया,
बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यस, बहुत ज्यादा हो रहा है। रॉन्ग फीडिंग्स, एक अच्छी राय आपको बचा लेगी, एक गंदी राय, नेगेटिव राय, वो आपका घर बर्बाद कर देगी। आपका घर है, आपको बसाना है, आपको मैनेज करना है, और आपको अपने रिश्तों की वैल्यूज करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये मत सोचो यहां के बाद दूसरी जगह चले जाएंगे तो घर बस जाएगा, नहीं बसता। इसी को बसाओ। ऊपर वाले ने जो चुना है वो सही चुना है, बस वो आपको कैसे फेस करना है वो आप देखोगे। पवन जी, अब मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आजकल रिवर्सल प्रोसेस हो गया है कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर आ गया है। अब सब ज़्यादातर 75% लेडीज़ वर्किंग हैं, वो काम पे जाती हैं और हस्बैंड्स को घर का काम करना पड़ता है। तो मतलब, और इस चीज़ को वो कैसे तालमेल बिठा के अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं? देखो, हम अगर इस चीज क्वेश्चन को ही देखें तो इसी में आंसर है कि 75% लड़कियां बाहर जाके काम कर रही है। दैट मीन्स एजुकेशन प्रोसेस हमारा बहुत इंप्रूव हुआ है। पहले उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, आज की डेट में मानसिकता ठीक हुई है, स्कूल भेज रहे हैं, वो इस लायक हो गई हैं कि वो जॉब्स कर रही हैं। और रही बात हस्बैंड की कि वो घर का काम कर रहा है या XYZ, अपने ही घर का तो काम कर रहा है, अपने परिवार का काम कर रहा है। वाइफ करेगी आके, हस्बैंड भी अगर हाथ बटा रहा है तो अपना घर ही तो बचाना चाहता है, घर ही बसाना चाहता है। ठीक है, जिससे उसको खुशी मिल रही है करने दो, इसको हम नेगेटिव ना लें। ये भी एक पॉजिटिव ही है कि आदमियों ने हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया है घर में। वो अपने उसमें नहीं है टोरे में अब कि मैं काम नहीं करूंगा, वो काम कर। अच्छी बात है, अपना घर बचाए। पर यहाँ पे मैं आपको टोकूंगी, जी। क्योंकि जो सास ससुर हैं वो भी अभी तक पुराने जमाने के हैं। जी। और जब लड़का वाइफ को पैम्पर करता है या पूछता है या घर के काम में हाथ बटाता है, तो सास ससुर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। यस, वो उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि यार हमने ये काम कभी नहीं किया तो हमारा बेटा कैसे कर रहा है। बैठ के बात करनी चाहिए बेटे से। अगर बेटा खुश है, उसको अपनी रेपुटेशन उसमें डाउन होती नहीं दिख रही है, अपनी वाइफ का अगर वो हाथ बटा रहा है कि मेरा जीवन साथी है, तो उसमें गलत क्या है। वो समझ जाएंगे, घर के बुजुर्ग हैं, कभी उनके सामने ऐसी चीजें नहीं हुई थी, अब उनके सामने ये चीजें होंगी, वो भी यूज्ड टू हो जाएंगे उसके। इसमें कुछ गलत नहीं है। सो मैं तो ऑडियंस से कहूँगी कि ये भी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बेहतर बनाइए। थैंक यू। थैंक यू।